हाय बच्चों, जैसे कि हम कल चैप्टर पढ़ रहे थे मेटल एंड नॉन मेटल, उसका बच्चों लास्ट वाला पार्ट बचा है मेटलर्जी, जो हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे। तो मैक्स टू मैक्स 15 मिनट में ये हम फिनिश कर लेंगे और यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप ध्यान देना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा मेटलर्जी होती क्या है। तो मेटलर्जी बच्चों साइंस की वो ब्रांच होती है जहाँ पर हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करने की स्टडी करते हैं। मतलब मेटल हमें कैसे पाई जाती है, कैसे हमारे तक मेटल पहुँचती हैं, उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको बच्चों बोलते हैं मेटलर्जी। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, पहले वो देख लो, फिर हम मेन जो एक्सट्रैक्शन है उस पे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेटलर्जी का पता होना चाहिए कि मेटलर्जी होती क्या है। तो मेटलर्जी वो है, साइंस की वो ब्रांच है जहां हम मेटल के एक्सट्रैक्शन की स्टडी करते हैं बच्चों। अब आता है मिनरल। मिनरल क्या होता है, जो हम जैसे अर्थ में गड्ढा करेंगे तो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जो हमें नेचुरली अर्थ क्रस्ट में मिलेंगे ना बच्चों, उसको बोलते हैं मिनरल। जैसे आप गड्ढा खोदते जाओ और आपको जो ऑटोमेटिकली नेचुरल फॉर्म में जो चीज़ें मिलेंगी उसको मिनरल बोल रहे हैं। अब आता है ओर बच्चों। ओर होता है वो एक टाइप का मिनरल ही होता है। उसमें क्या होता है बच्चों, मेटल का कंटेंट, मेटल की जो अमाउंट है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो जैसे कि मिनरल क्या बताया, नेचुरल अर्थ को जैसे आप थोड़ा सा खोदते जाओगे या गड्ढा करोगे तो आपको नेचुरली जो सब्सटेंस मिलेंगे उसको क्या आप बोलेंगे, मिनरल। मतलब नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड द मिनरल। और क्या होगा बच्चों, ये मिनरल का ही टाइप है, लेकिन इसमें मेटल का कंटेंट बहुत ज़्यादा, मतलब मिनरल में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो मिनरल में एक चीज़ ऐसी पाएगी जिसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट पाएगा मेटल का बच्चों, तो उसको ही हम और बोल रहे हैं। तो इस वाले डायग्राम का मतलब क्या है बच्चों कि ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। जैसे कि आपसे पूछा जाए ऑल ओर्स आर मिनरल बट वाइस वर्सा इज नॉट करेक्ट। वाइस वर्सा इज नॉट करेक्ट बच्चों, ठीक है, समझ आ गया। मतलब ये बताया ना कि जो मिनरल हैं वो तो मान लो बड़ी अमाउंट है अर्थ में, जैसे गड्ढा खोदोगे आपको बड़ी अमाउंट मिल रही है, वो सब मिनरल है। उसमें से कुछ छोटी अमाउंट मिलेगी ना जिसमें सबसे ज़्यादा मेटल पाई जाएगा, उसको और बोल रहे हैं। तो जितने भी और है ना बच्चों वो मिनरल होंगे, क्योंकि और तो छोटा पार्ट हो गया, मिनरल इज ए बिग पार्ट एंड और इज ए छोटा पार्ट। तो और है वो मिनरल में ही तो पाया जा रहा है। तो जितने भी ओर्स है उनको हम मिनरल बोल सकते हैं, बट सभी मिनरल को हम और नहीं बोल सकते, क्योंकि मिनरल में तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं बच्चों गैंग की। गैंग क्या होती है, जो हमारे पास और है, इसमें जो इम्प्योरिटी है उनको हम गैंग पार्टिकल बोल रहे हैं। जैसे बच्चों जो और है उसमें आपको पता है मेटल का कंटेंट सबसे ज़्यादा है, बट जो मेटल है ना बच्चों वो प्योर फॉर्म में नहीं है, प्योरिफिकेशन तो हम बाद में करेंगे। तो उसमें जो इम्प्योरिटी है ना उसको हम गैंग पार्टिकल बोल रहे हैं, उसको ही हम गैंग बोल रहे हैं। इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन ओर इज कॉल्ड द गैंग बच्चों, इसको गैंग पार्टिकल्स भी बोल देते हैं। अब आता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। मतलब इस ओर का कंसंट्रेशन ऑफ ओर से मतलब क्या है, मतलब जितने भी गैंग पार्टिकल है, मतलब जो भी इम्प्योरिटी है ना बच्चों, उसको यदि रिमूवल कर दे, उसको यदि बाहर निकाल दे तो उसके बाद हमें प्योर मेटल मिल जाती है, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ। मतलब रिमूवल ऑफ द गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ। और बच्चों ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं, जो मेन पार्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, वो हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट। हमने टर्मिनोलॉजी देख ली, अब आता है एक्सट्रैक्शन वाले पार्ट पे बच्चों। तो इसमें क्या होता है, हमने बताया और जो होता है वो क्या होता है, जिसमें मेटल का कंटेंट ज़्यादा पाता है। फिर करेंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ओर में क्या करेंगे, जो इम्प्योरिटी है, गैंग पार्टिकल है, उनको हटाएंगे। तो बच्चों जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है वो डिफरेंट टाइप से होता है, ये वाली चीज़ ध्यान रखना। तो आपके पास बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। एक होता है हाई रिएक्टिव मेटल, जैसे लिथियम, पोटेशियम, सोडियम तो ये वाली हाई रिएक्टिव मेटल हो गई। मॉडरेट रिएक्टिव में आपके पास आयरन, जिंक वाली हो गई, और लो रिएक्टिव में आपके पास जो कॉपर वाली हो गई, वो वाली लो रिएक्टिव में हो गई बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं हाई रिएक्टिव मेटल की। तो हाई रिएक्टिव मेटल के केस में कंसंट्रेशन ऑफ किस तरीके से होगा, ये वाली चीज़ ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम ओर लेंगे बच्चों। अब जो ओर लिया है इसको हम मेल्ट करेंगे, फिर मेल्ट करने के बाद हमारे पास बच गया मोल्टन ओर, ठीक है। ओर लिया, उसको मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद बच्चों इसमें इलेक्ट्रोलाइट
इलेक्ट्रोलिसिस हमने करी। इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होती है, एक एनोड लेते हैं, एक कैथोड लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं। तो सबसे पहले ओर लिया, फिर उसको मेल्ट किया और फिर इलेक्ट्रोलिसिस किया। इलेक्ट्रोलिसिस में बच्चों क्या किया, जैसे हमने मोल्टन NaCl ले लिया, जो हमारा मोल्टन ओर है, ये मान लो मोल्टन NaCl यहाँ ले लिया। तो और इलेक्ट्रोलिसिस के केस में होगा क्या बच्चों, जो आपके पास जो मेटल है वो तो डिपॉजिट हो जाएगी आपके कैथोड के ऊपर, और जो आपके पास जो नॉन मेटल बच गई वो डिपॉजिट हो जाएगी एनोड के ऊपर। तो बच्चों जैसे NaCl में आपको पता है सोडियम मेटल है, तो मेटल कहाँ डिपॉजिट हो गई, कैथोड के ऊपर, मेटल डिपॉजिट ऑन कैथोड, और जो बाकी बचा वो चला गया एनोड के ऊपर। आ गया ना बच्चों समझ। हाई रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम हो गई, पोटेशियम हो गई, लिथियम हो गई, जो हाई रिएक्टिव मेटल है, कैल्शियम हो गई, उन वाले केसेस में क्या होगा, हम ओर लेंगे, उसको मेल्ट करेंगे। मेल्ट करने के बाद बच्चों उसमें इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, और इलेक्ट्रोलिसिस की एक एनोड ले लिया, एक कैथोड ले लिया। कैथोड के ऊपर हमारी मेटल चली जाएगी और एनोड के ऊपर जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया वो चला जाएगा। इस तरीके से हमें मेटल ऑब्टेन हो जाएगी। अब दूसरे वाले पे मूव ऑन करते हैं। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल में क्या होगा, जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, उन वाले केस में क्या होता है बच्चों, इसमें जो ओर होता है ना बच्चों, वो हमें ऑक्साइड फॉर्म में चाहिए। तो ऑक्साइड फॉर्म में ओर ना होके बहुत बार क्या होता है, वो कार्बोनेट और सल्फाइड के फॉर्म में होता है। तो हमारा पहला काम है कि उस ओर को हमें ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आगे का स्टेप होगा। तो बच्चों मान लो कार्बोनेट और सल्फाइड ओर हुआ, तो उसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं वो ध्यान देना। जैसे कार्बोनेट ओर हुआ तो इस ओर को हम हीट करेंगे इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम बोलेंगे कैल्सिनेशन। बच्चों कार्बोनेट ओर को आप हीट करोगे और ऑक्सीजन नहीं दोगे तो उस वाले केस को कैल्सिनेशन बोलते हैं। तो कार्बोनेट ओर में कैल्सिनेशन होता है बच्चों। और यदि सल्फाइड ओर हुआ, ओर होगा जो सल्फाइड की फॉर्म में होगा, उनको सल्फाइड ओर बोल रहे हैं। तो जो सल्फाइड ओर होगा ना बच्चों, उस वाले केस में होती है रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब होता है जो सल्फाइड ओर होता है उसको हीट कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन दे रहे हो तो उसको बोलेंगे रोस्टिंग, और यदि ऑक्सीजन नहीं दे रहे उसको बोलेंगे कैल्सिनेशन। आपसे बहुत बार पूछ लेते हैं कि डिफरेंस बताओ कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में। तो कैल्सिनेशन होता है हीट करना इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और रोस्टिंग हीट करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और कैल्सिनेशन होता है कार्बोनेट ओर में, और रोस्टिंग होता है इन द सल्फाइड ओर में। बच्चों ये ध्यान रखना। तो हमने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग कर दी, उसके बाद हमें मिलेगा ऑक्साइड ओर। तो हमारा मेन मोटो तो ये था कि हमें ओर चाहिए ऑक्साइड के फॉर्म में, वो हमें मिल चुका है बाय द हेल्प ऑफ द कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग प्रोसेस। तो ऑक्साइड और मिलने के बाद हमने बच्चों क्या किया, इसका रिडक्शन करेंगे। और इसमें जो रिडक्शन होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है, कार्बन के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, फिर इसका हमने रिडक्शन कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन, और उसके बाद हमें मेटल मिलेगी। और फिर उसके बाद हम इसमें रिफाइनिंग करेंगे, मतलब प्योरिफिकेशन करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक है। इसके बाद इसमें हम करेंगे रिफाइनिंग बच्चों, रिफाइनिंग। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, ओर लिया। मेन मोटो था ऑक्साइड ओर चाहिए, लेकिन वो हमें कार्बोनेट और सल्फाइड की फॉर्म में मिल गया। तो कार्बोनेट का हमने कैल्सिनेशन कर दिया और सल्फाइड का हमने रोस्टिंग कर दिया। कैल्सिनेशन पता चल गया, हीट इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, रोस्टिंग हीट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बच्चों। उसके बाद हमें ऑक्साइड ओर मिल गया। ऑक्साइड ओर मिलने के बाद हमने उसका रिडक्शन कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। रिडक्शन करने के बाद हमारे पास मेटल आ गई और हमने उसको रिफाइनिंग के प्रोसेस में भेज दिया। रिफाइनिंग होता क्या अभी बताऊंगी। अब आता है बच्चों लो रिएक्टिव का केस। तो लो रिएक्टिव के में क्या होगा, मोस्टली होते हैं वो सल्फाइड ओर में मिलते हैं। तो सल्फाइड ओर का हम क्या कर रहे थे बच्चों, रोस्टिंग कर रहे थे, मतलब हीट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो सेम इसमें रोस्टिंग करी। रोस्टिंग के बाद हमें मेटल मिल गई, और जो मेटल मिली है उसका हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, रिफाइनिंग कर दिया। तो बच्चों बेसिकली एक्सट्रैक्शन के हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और ये भी मेटल टू मेटल वेरी करेगा। यदि हाई रिएक्टिव है तो उस वाले केस में ये स्टेप फॉलो करना, मॉडरेट रिएक्टिव है तो ये वाले, और लो रिएक्टिव है तो ये वाले स्टेप। अब इसके कुछ रिएक्शन बता देती हूँ तीनों के, जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। एक बार ध्यान देना, ठीक है। इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे रिफाइनिंग वाले पे बच्चों। ठीक है बच्चों, जैसे कि लो रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव और मॉडरेट रिएक्टिव का भी बताया, उसमें जो बेसिक स्टेप क्या होते हैं। अब रिएक्शन वाले पार्ट की बात करते हैं बच्चों। तो रिएक्शन वाले पार्ट में क्या होगा, जैसे कि लो रिएक्टिव में क्या बताया था कि जो सल्फाइड और होता है वो सल्फाइड के फॉर्म में होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, सल्फाइड वाले में
रोस्टिंग करते हैं मतलब हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चों इसमें देखो जैसे कि लो रिएक्टिव है तो सल्फाइड और हुआ, तो सल्फाइड और में हमने क्या किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने हीट कर दिया, जिसको हम क्या बोल रहे थे, रोस्टिंग बोल रहे थे। तो हमें क्या मिला, एच, जैसे मरकरी का ले रहे हैं तो बच्चों इसको हम सिनाबार बोलते हैं, HGS को हम बोलते हैं सिनाबार। तो लो रिएक्टर में हमने मरकरी का एग्जांपल लेके चले हैं कि जैसे हमारे पास ये सिनाबार है, मरकरी सल्फाइड है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने हीट किया तो यहाँ पे हमें मिला मरकरी ऑक्साइड एंड SO2 गैस आपकी रिलीज हुई। देन बच्चों HGO है, इसको अगेन आपने हीट कर दिया तो आपके पास मरकरी मिल जाएगी और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो वही है जो आप पीछे जो स्टेप पढ़े हैं वही वाली रिएक्शन है कि जो लो रिएक्टिव है उसमें क्या कर रहे हैं, सल्फाइड और मिलेगा, सल्फाइड और में क्या करते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं, उसके बाद हमें क्या मिल जाती है, मेटल मिल जाती है, देन हम रिफाइनिंग कर देंगे। ठीक है, वही वाली रिएक्शन है सेम टू सेम। अब बात करते हैं बच्चों मॉडरेट रिएक्टिव के। तो मॉडरेट रिएक्टिव में क्या बताया, हमारा मेन पहला स्टेप होता है उसको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो यदि वो कार्बोनेट और सल्फाइड की ओर में पाए जाएंगे तो हम क्या करेंगे, कार्बोनेट में कैल्सिनेशन और सल्फाइड में रोस्टिंग। तो बच्चों देखो जैसे कार्बोनेट ओर है तो हमारा बेसिक एम ये है कि हम इसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले कार्बोनेट ओर में क्या करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे, मतलब इसको हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जैसे हीट किया तो हमारे पास मिल गया जिंक ऑक्साइड और CO2 गैस रिलीज हो गई। तो बच्चों एक जिंक ऑक्साइड मिल गया। जिंक ऑक्साइड हमारा मेन प्रायोरिटी क्या थी, हमें मेटल ऑक्साइड ही तो बनाना है, तो हमारे पास मेटल ऑक्साइड मिल गया। तो मेटल उसके बाद क्या स्टेप था, इसको हम रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। तो जिंक ऑक्साइड का हमने रिडक्शन कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, तो हमें क्या मिल गया, जिंक मिल गया और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपकी रिलीज हो गई बच्चों। ठीक है, कार्बोनेट और में हमने इस तरीके से किया कि क्या किया, कैल्सिनेशन किया इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, उसके बाद हमने रिडक्शन कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। अब नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव करते हैं। यदि हमारे पास सल्फाइड और हो तो क्या करेंगे, सल्फाइड और को भी हमें ऑक्साइड ओम में कन्वर्ट करना है। मेन प्रायोरिटी ऑक्साइड ओम में लाना है, तो ऑक्साइड ओम में लाने के लिए हम क्या करेंगे, यदि सल्फाइड है तो रोस्टिंग, कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन। तो सल्फाइड है तो हमने क्या कर दिया, रोस्टिंग कर दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमने हीट कर दिया, तो हमारे पास क्या मिल गया, जिंक ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड हमारे पास रिलीज हो गई। देन इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, सेम टू सेम यही है, रिडक्शन कर दो कार्बन के प्रेजेंस में, आपके पास मेटल मिल जाएगी। तो ये एग्जांपल थे आपके मॉडरेट रिएक्टिव के। अब हाई रिएक्टिव में क्या करना है, जैसे आपके पीछे ही बताया, हाई रिएक्टिव में आपको इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। एनोड होगा, कैथोड होगा, कैथोड के ऊपर आपकी मेटल मिल जाएगी और एनोड के ऊपर जो बच गया वो मिल जाएगा। ठीक है, हाई रिएक्टिव के केस में डायरेक्ट आपको इलेक्ट्रोलिसिस करनी है बच्चों। अब बात करते हैं थर्माइट रिएक्शन की, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तो इस रिएक्शन को हम एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इस रिएक्शन की हेल्प से क्या होता है, हम डिस्प्लेस करते हैं, एक चीज से दूसरी चीज को डिस्प्लेस करते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास आयरन ऑक्साइड है, Fe2O3 है, फेरेट ऑक्साइड। तो इस वाले केस में हमने क्या किया, एल्युमिनियम के साथ इसकी रिएक्शन कराई। तो एल्युमिनियम में क्या है, जो इसके साथ ऑक्सीजन जो लगी हुई थी उसको अपनी तरफ ले लिया, मतलब ये बन गया Al2O3। ठीक है बच्चों, और जो आयरन है वो आपका अलग हो गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब यही होता है कि एक चीज दूसरी चीज को डिस्प्लेस कर लेती है। तो एल्युमिनियम ने जो ऑक्सीजन की यूनिट अटैच थी उसको अपने साथ ले लिया और मेटल को अलग से सेपरेट आउट कर दिया। तो बच्चों ये रिएक्शन होती है, ये बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है बच्चों। तो बेसिकली इसी रिएक्शन का यूज किया जाता है जो आपकी रेलवे ट्रैक है उनको ज्वाइंट करने के, जो आपकी रेलवे लाइन होती है ना बच्चों, उसको आपस में ऐसे ज्वाइंट करना पड़ता है। तो इसी हेल्प की रिएक्शन से हम ज्वाइंट करते हैं जो आयरन की जो रेलवे ट्रैक है, एल्युमिनियम की रिएक्शन करा देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है और बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, जिससे आपकी रेलवे लाइन आपस में जुड़ती जाती है। तो यही वाली रिएक्शन यूज होती है। बहुत बार पूछ लेते हैं, रेलवे ट्रैक या रेलवे लाइन को जोड़ने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो वहाँ पे बच्चों थर्माइट रिएक्शन यूज होती है, थर्माइट मेथड यूज होता है। और आपको ये वाली रिएक्शन उसमें बतानी पड़ेगी कि इस वाली रिएक्शन की हेल्प से हम रेलवे लाइन को जोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वाले केस थे लो रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव और मॉडरेट रिएक्टिव के। इनकी ऑक्साइड और की हेल्प से हमें बाद में मेटल तो मिल गई। अब इसमें हम करेंगे रिफाइनिंग का प्रोसेस बच्चों। रिफाइनिंग में होता क्या है, प्योरिफिकेशन होती है, जो मेटल होती है उसकी प्योरिफिकेशन होती है, उसकी प्योर फॉर्म को हमें लाना है, उसको बोलते हैं रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग कैसे होती है वो ध्यान देना। तो बच्चों बात आती है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग होती क्या है, तो रिफाइनिंग का मतलब होता है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल,
प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो बच्चों ये किस तरीके से होती है, ये वाली चीज़ का ध्यान देना। तो बच्चों रिफाइनिंग में हम इलेक्ट्रोलिसिस ही करते हैं, किस तरीके से होती है ये वाली चीज़ ध्यान दो। एक मान लो आपके पास एनोड है, एक आपके पास कैथोड है, इसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, एनोड कैथोड, इसमें बच्चों हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया CuSO4, ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। एनोड के ऊपर बच्चों हम इम्प्योर कॉपर लेते हैं और कैथोड के ऊपर प्योर कॉपर और एनोड इम्प्योर कॉपर। तो इसमें होता क्या है बच्चों, देखो तो आपके पास ये इम्प्योर कॉपर की है, ये क्यों प्योर कॉपर की है। तो इस वाले केस में क्या होगा, जैसे ही आप इलेक्ट्रोलिसिस पास करोगे, इलेक्ट्रिसिटी दोगे, तो उस वाले केस में जो इम्प्योर कॉपर है ना बच्चों, तो इम्प्योर कॉपर का जो आपका जो प्योर वाला पार्ट है, कॉपर सल्फेट का जो प्योर वाला पार्ट है, वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा बच्चों। और ये धीरे धीरे देखते देखते ये मोटी होती जाएगी, प्योर कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा और इसकी विड्थ बढ़ती जाएगी। और जो आपकी एनोड वाला पार्ट है, जो इम्प्योर वाला पार्ट है, वो बच्चों थिन होता जाएगा, धीरे धीरे ये थिन होता जाएगा और धीरे धीरे ये वाला थिक होता जाएगा। और जो इसमें जो प्योर वाला पार्ट है वो यहाँ पे डिपॉजिट होता रहेगा और जो इम्प्योर वाला पार्ट बच गया ना बच्चों, वो यहाँ पे एनोड मड में हमारे पास नीचे मिल जाएगा। इसको हम बोलेंगे एनोड मड। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, एक बार ध्यान से देखो, एक कैथोड था, एक एनोड था। तो एनोड के ऊपर बच्चों इसमें क्या हुआ, हमने कॉपर सल्फेट ले लिया। तो जो इम्प्योर वाला पार्ट है, इम्प्योर जो कॉपर था ना, इसमें से जो प्योर कॉपर है, ध्यान से सुनना, प्योर कॉपर है वो डिपॉजिट होता चला गया कैथोड के ऊपर। तो जैसे जैसे प्योर कॉपर डिपॉजिट हुआ, कैथोड की विड्थ बढ़ गई, थिक हो गई, ये आपकी थिक हो गई। और इसमें जो इम्प्योर वाला पार्ट है, इम्प्योर वाला पार्ट में से जो प्योरिटी है वो यहाँ चलती गई और ये वाली थिन होनी शुरू हो गई, ये वाली थिक होनी शुरू हो गई बच्चों। और जो इम्प्योरिटी बच गई वो एनोड मड के रूप में यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गई। तो क्या हुआ, कैथोड के पूछा जाता है प्योर मेटल कहाँ डिपॉजिट होती है। प्योर मेटल बच्चों कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होती है और कैथोड की जो विड्थ है वो बढ़ती जाती है, मतलब वो थिक होती जाती है। और जो इम्प्योरिटी है नीचे एनोड मड में डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है। तो एनोड मड में क्या होता है, इम्प्योरिटी, जो भी सोल्यूशन है हमारे पास इम्प्योरिटी है कॉपर की, एनोड मड में इम्प्योरिटी डिपॉजिट होती है, इसकी विड्थ बढ़ जाती है, ये थिक हो जाती है और ये थिन होनी शुरू हो जाती है। इस तरीके से बच्चों हम प्योर मेटल ऑब्टेन कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ द रिफाइनिंग। एक पॉइंट आता है बच्चों, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया का क्या मतलब होता है, एक्वारेजिया में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और एक्वारेजिया का क्या यूज किया जाता है, ये बताओ बच्चों। एक्वारेजिया में हमारे पास बेसिकली होता है कंसंट्रेटेड HCl प्लस कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3। इनका सोल्यूशन होता है 3:1 की कंपोजिशन में। और ये किस लिए यूज होता है, फॉर द पर्पज ऑफ डिसॉल्विंग ऑफ गोल्ड। बच्चों एक्वारेजिया में आपने देखा होगा, बहुत लोग बोलेंगे आपकी रिंग दे दो, इसको हम चमका देंगे। तो वो क्या करते हैं, उनके पास ये एक्वारेजिया ही सोल्यूशन होता है। तो एक्वारेजिया के सोल्यूशन में क्या हुआ, जैसे ये रिंग है, तो एक्वारेजिया के सोल्यूशन में क्या हुआ, कंसंट्रेटेड HCl और नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन है। तो इन्होंने एक्वारेजिया में ये रिंग को डाल देंगे। जैसे ही रिंग को डाला, ये इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है डिसोल्व होना शुरू हो जाएगा और फिर आपकी रिंग का जो बाहर जो डर्ट वर्ट लग रही है, ऊपर की लेयर हट जाएगी। तो जैसे ऊपर की लेयर हट जाएगी, ये चमकने लग जाएगी। तो आपको लगेगा वाव मेरी रिंग तो चमक गई। बट बच्चों एक धोखा होता है, इसमें क्या होता है, जो ऊपर की लेयर है ये तो आपकी हट गई, मतलब जो आपका मेन वेट है ना गोल्ड का वो तो कम हो गया, एक लेयर हट गई आपके पास। तो इस तरीके से वो आपकी गोल्ड की एक लेयर को हटा देते हैं और आपके साथ धोखा हो जाता है। वेट तो कम हो गया ना गोल्ड का, अब तो जितने की वेट की थी उससे वेट कम हो गया, आपकी सस्ती बिकेगी, तो उसने अपना तो फायदा कर लिया। तो ये तरीका, इसका पर्पज ये होता है बच्चों, गोल्ड को डिसोल्व करने में हेल्प करता है। और इसमें बेसिकली कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की 3:1 की कंपोजिशन होती है। ये वाली चीज़ अब ध्यान रखना, ठीक है।
ये आपका रिफाइनिंग था। और एक्वा रेजिया का ये वाला पॉइंट याद रखना, थर्माइट रिएक्शन याद रखना। अब आता है बच्चों एलॉय। एलॉय होता क्या है वो वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और कुछ एलॉय के एग्जाम्पल हैं वो आपको पता होना चाहिए। ध्यान से देखना एक बार। तो बच्चों बेसिकली अब एलॉय होता क्या है, तो एलॉय होता है बच्चों, इसमें मिक्सचर होता है एक मेटल का, या तो दो या दो से ज़्यादा मेटल का मिक्सचर हो सकता है, या मेटल में नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। तो एलॉय बच्चों एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, या तो मेटल मेटल का हो सकता है या मेटल नॉन मेटल का हो सकता है। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, कोई भी मेटल हो गई और नॉन मेटल हो गई तो इनका जो फिक्स प्रोपोर्शनल होता है कि मेटल का इतना % लेना है और नॉन मेटल का इतना % लेना है। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल, या मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर जिसमें फिक्स प्रोपोर्शनल में मिक्स किया जाता है और हमें एलॉय ऑब्टेन हो जाता है। तो बच्चों जो एलॉय होता है ना, जैसे 2 मेटल का हमने मिक्सचर बना लिया, वो एलॉय बन गया। तो जो एलॉय है ना वो अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा। वो जो प्योर मेटल है, आपके पास जो मेटल ओरिजिनल फॉर्म में है उससे ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे कि बच्चों आपने कोई भी एग्जाम्पल बताऊंगी, इनसे आपको समझ आ जाएगा। कोई भी 2 मेटल है, उनका आपने और ये एलॉय बना लिया, तो जो मेटल की जो प्रॉपर्टी होगी ना, जो पर्टिकुलर जो उन मेटल्स की प्रॉपर्टी होगी और जो एलॉय की होगी वो डिफरेंट होगी। तो एलॉय पर्टिकुलर मेटल से अपनी प्रॉपर्टी अलग शो करता है, एलॉय की प्रॉपर्टी अलग होती है बच्चों, ठीक है। तो एलॉय पता चल गया होता क्या, होमोजीनियस मिक्सचर होता है किसका, मेटल का, या फिर मेटल या नॉन मेटल का, जिसमें हम फिक्स प्रोपोर्शनल में डिसोल्व करते हैं और हमें एलॉय ऑब्टेन हो जाता है। अब बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं जो आपसे बेसिकली डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं कि जो स्टील है ये किसका एलॉय, इसमें किससे बनता है, ठीक है। तो ध्यान देना, जो स्टील है, स्टील में क्या क्या होता है बच्चों, आयरन होता है, निकिल होता है और क्रोमियम होता है। स्टील में क्या होता है, आयरन, निकिल एंड क्रोमियम। दूसरा है आपके पास ब्रास। तो ब्रास में क्या क्या चीजें होती है बच्चों, ब्रास में हो गया आपके पास जिंक प्लस कॉपर। तो ब्रास जिंक, इसको याद करने का तरीका, बिकॉज बी से हो गया ब्रास, जेड से हो गया जिंक और सी से हो गया कॉपर। तो ब्रास किस किस का मिक्सचर हो गया, कॉपर का और जिंक का बच्चों। अब बात करते हैं ब्रोंज किस किस का मिक्सचर होता है, कॉपर और टिन। याद करने का तरीका, आपको मिला मेडल किसका, ब्रोंज का। तो मेडल पहनने के लिए आप सूट बूट होके तैयार होके गए, आपने मेडल ले लिया। तो जैसे ही मेडल लिया तो आपने देखा जो हम पहन के तो क्या गए थे, कोट पहन के गए थे, अपना ब्लेजर पहन के गए थे। तो कोट से क्या हुआ बच्चों, सी से कॉपर और टी से टिन, ठीक है, आ गया समझ। मेडल पहनने के लिए कोट पहन के गए, कोट में क्या क्या आ गया, कॉपर एंड टिन। तो ब्रोंज क्या है, कॉपर एंड टिन। अब बात करते हैं सोल्डर में बच्चों ये किस किस का मिक्सचर होता है, ये एलॉय, लेड का और टिन का। याद करने का तरीका, सोतेले का मतलब टी से क्या हो गया, टिन, और एल से क्या हो गया, लेड, ठीक है ना बच्चों, आ गया ना समझ। तो ट्रिक याद रखना, ब्रोंज मेडल क्या पहन के गए, कोट, तो कोट से क्या हो गया, कॉपर एंड टिन। और सोल्डर मतलब सोतेला मतलब टी का मतलब टिन, एल का मतलब लेड। तो ये इसका कंपोजिशन हो गया। ब्रास याद करने का तरीका, बिकॉज का मतलब सी से कॉपर, जेड से जिंक। ओके ना बच्चों, आ गया ना समझ। तो आपके याद करने के तरीके थे, इससे आप इसके हेल्प से आप इजीली याद कर सकते हो। तो ये वाला चैप्टर आपका इतना ही है। इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मेटल और नॉन मेटल की बेसिक हमने पहले देखा ये होते क्या है, फिर हमने इनके प्रॉपर्टी देखी, जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देखी, देन केमिकल प्रॉपर्टी देखी, ठीक है ना बच्चों। उस केमिकल प्रॉपर्टी में हमने देखा कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, वाटर के साथ कर रहा है, मेटल के साथ ही कर रहा है, और मेटल सोल्ट के साथ कर रहा है। तो हमें क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने मेटलर्जी वाला पार्ट देखा, और ये हमारा छोटू सा पार्ट था एलॉय का, ये हमने देखा। आई थिंक आपको चैप्टर समझ आ गया होगा, ठीक है बच्चों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाय।